कितना पढ़े हैं आप? पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जिसमें पुराने अर्थशास्त्री जो सरकार के साथ थे अब खुले तौर पर यह कहने से चूक नहीं रहे हैं, एक अदद व्यक्ति तो चाहिए जो जिम्मेदारी ले। संदेह होता है और ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं? भारत के शेयर बाजार का नेटवर्थ ताइवान से नीचे आ गया। अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये अफसर आके तरह तरह के किस्म के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्तखत करवा के ले जाएंगे, कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे। जैसे नोटबंदी हुआ, नोटबंदी से देश को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। नोटबंदी से देश एक तरह से 10 साल पीछे चला गया, इतना ज्यादा। लेकिन खोलने से पहले हमें लगता है कि एक बात याद तो कर लीजिए, जब प्रधानमंत्री खुद 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जिक्र कर रहे थे 2017 का वक्त, वो अर्थव्यवस्था तो अगले 1-1.5 दशक में $10 ट्रिलियन के लक्ष्य को लेकर के तेज गति से आगे बढ़ रही है। तो क्या प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लेंगे? 2017 में जो उन्होंने कहा था 2026 में भी वहीं खड़े हैं। एक जिम्मेदार व्यक्ति की अदद जरूरत है। हालात कितने भी बद से बदतर हो, जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं है। वो तमाम चेहरे गायब हैं जो अच्छे दिनों का राग इस देश को सुनाते चले गए। और जब ये राग गाया जा रहा था तो उस वक्त जो भी अर्थशास्त्री सरकार के साथ था, आज वो सरकार का विरोध कर रहा है। क्या वाकई संकट इतना बड़ा हो चला है? यानी 2014 से लेकर 2019 तक की परिस्थितियां, उस दौर के अर्थशास्त्री, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार, यहां तक कि प्रधानमंत्री के सलाहकारों की टीम में सबसे अव्वल, वो आज विरोध क्यों कर रहे हैं? या फिर समाधान के तमाम रास्ते मौजूदा वक्त में मौजूदा सरकार के जरिए निकल ही नहीं सकते हैं? इसीलिए अब उन पुराने अर्थशास्त्रियों को यह लगने लगा है गलती हो गई। यह अलग मसला है कि वो नोटबंदी के वक्त सरकार के साथ खड़े थे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जिसमें पुराने अर्थशास्त्री जो सरकार के साथ थे अब खुले तौर पर यह कहने से चूक नहीं रहे हैं, एक अदद व्यक्ति तो चाहिए जो जिम्मेदारी ले, इस बात की जिम्मेदारी ले कि भारत की इकोनॉमी क्यों नहीं बढ़ पा रही है। वो इस बात की जिम्मेदारी ले कि भारत की करेंसी दुनिया में सबसे ज्यादा कमजोर एक झटके में कैसे होती चली गई। वो इस बात की गारंटी ले कि दरअसल अब इस देश में कभी भी किसी कॉरपोरेट के हक में देश को बेचा नहीं जाएगा। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार है या नहीं है? हालांकि इस दौर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी राजनीतिक स्थिरता सबसे मजबूत है और उसकी मजबूती इस तर्ज पर खड़ी है जहां पर विपक्ष या इस देश का कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यवस्था के बीच कदम रखने वाला कोई भी सामाजिक संगठन कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब चुनाव जीतना होता है। और जिन बातों का जिक्र मौजूदा सरकार 2017 में कर रही थी, जब नोटबंदी लग गई, जब जीएसटी लग गया, उसके बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था भारत की इकोनॉमी 2022 तक 5 ट्रिलियन हो जाएगी। 2022 बीत गया, 2026 में खड़े हैं, इकोनॉमी 4 ट्रिलियन के इर्द गिर्द है। भारत के शेयर बाजार का नेटवर्थ ताइवान से नीचे आ गया और जिन वजहों को बताया गया वो वजह भारत से कोसों दूर है। यानी इस दौर में जो टेक्नोलॉजी और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो चिप्स और सेमीकंडक्टर बनाने की दिशा में लग रहा पैसा है, भारत उस दिशा में देखता ही नहीं है। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आज यह सवाल इसलिए क्योंकि लगातार इससे पहले जो सुरजीत भल्ला, जो कि सितंबर 2017 से 2018 तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के तौर पर थे, और उसके बाद 2014 से 2018 तक इस सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम, और इसके बाद छिटपुट जो अर्थशास्त्री सरकार से जुड़े, सरकार से हटे, जो रिजर्व बैंक में जुड़े रहे, बाद में हट गए, उसमें एक नाम उर्जित पटेल का ले सकते हैं। ऐसे बहुतेरे अर्थशास्त्री या इस देश की इकोनॉमी को चलाने वाले अब ये जान गए, समझ गए कि दरअसल मनमोहन सिंह की जो इकोनॉमी थी उसका असर था कि 2017-18 तक तो स्थिति अनुकूल थी, और जब परिस्थितियां डगमगाने लगी तो एक ही मैसेज इस देश में गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और उसका विस्तार। और जब अपने बूते सरकार चलाने का बोझ आया,
जहां पर अपने हिसाब से इस देश की इकोनॉमी को तय करना है तो सब कुछ डगमगाने लगा। और इस दौर में मीडिया को भूल जाइए, नौकरशाही को भूल जाइए, जुडिशरी को भूल जाइए, होते होते चुनाव आयोग को भी भूल जाइए। यानी एक ऐसी परिस्थिति इस देश के सामने आकर खड़ी कर दी गई जिसके बाद एक ही सवाल था, जब सब कुछ ढहढाएगा तो उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? और अगर कोई जिम्मेदारी लेगा नहीं और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार विकल्प के तौर पर नहीं होगा, तब इस देश के भीतर क्या कुछ हो रहा होगा। हो सकता है एक भयावह डर की स्थिति इस देश के भीतर समा जाए। लेकिन डर और भयावह स्थिति तो इस देश में बड़े उद्योगपतियों के सामने आई। जो सरकार के साथ नहीं खड़े थे वो देश छोड़कर चले गए, जो सरकार के साथ खड़े थे उनका नेटवर्क बढ़ता चला गया। इस देश में करप्शन को लेकर रोक तो लगानी चाहिए थी, रोक किसने लगाई? ब्लैक मनी को लेकर 1 दर्जन से ज्यादा सेंट्रल एजेंसीज काम करती है। करप्शन को लेकर प्रीमियर जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई, उसका रुख क्या हो गया? शेयर बाजार में गड़बड़ी ना हो इसको लेकर सेबी की भूमिका क्या रही? जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। और जब जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली तो अब उस मुहाने पर देश क्या वाकई खड़ा हो चला है जहां पर अब एक निर्णायक व्यक्ति की जरूरत है? आपको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से भी इतने लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो लोन आपने 200 लाख करोड़ को भी पार करते हुए 250 लाख करोड़ के करीब पहुंच चुके हैं। और लाल लकीर आईएमएफ खींच रहा है ये कहते हुए कि हमारी ये योजनाएं आप अपने देश में लागू कीजिए। यानी इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिका हुआ ये देश, जैसे खेती आप कह सकते हैं, जैसे इस देश के नदियों के किनारे की उपजी हुई जमीन जो होती है, जो वहां उपज ज्यादा होती है, वह भी वर्ल्ड बैंक के रिफॉर्म के तहत अगर समेटती चली जाएगी तो बचेगा कुछ भी नहीं। पैसा खूब दिया, पैसा खूब लिया गया, कर्ज बढ़ता गया, इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते उसको चुका पाने की स्थिति में नहीं आए तो क्या यह माना जाए कि हर बुरी खबर इस दौर में दबा दी गई?